हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 4 में। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर। तो बेटा मोल कंसेप्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिनिश किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट ऑन एटम्स। और मोल कंसेप्ट ऑन एटम्स पढ़ाने से पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम में और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए बेटा, एटम हम जानते हैं, एटम क्या होता है बेटा। एटम हमेशा हमारा सिंगल होता है। एटम हमेशा क्या होता है बेटा, सिंगल होता है। जैसे कि मैंने एक H लिखा और एक H2 लिखा, आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हो कि सर H एटम है और H2 क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है। ठीक है, बिकॉज H क्या है हमारा, सिंगल है, और H2 हमारा सिंगल नहीं है। H2 क्या है भैया, H2 मिंगल है। हाँ भैया मिंगल तो है। ठीक है, चलो देखो, एटम हमेशा क्या होता है बेटा, एटम हमेशा सिंगल होता है, बट मॉलिक्यूल सिंगल नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है कि मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल एटम से मिलकर के बना है। मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल इज द एग्रीगेशन ऑफ एटम्स। बस हम यहीं तक सोचा करते थे, उसके बाद नहीं सोचा करते थे। उसके बाद सोचना भी हमारे लिए कंपलसरी है। वो कहता है बेटा मॉलिक्यूल जो बना वो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर के बना। अब ये हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा हमारे इस यूनिवर्स में। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए क्या हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन H के फॉर्म में मिलता है बेटा कि H2 के फॉर्म में। तो आप बोलोगे सर हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलता है। सिमिलरली ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब हाइड्रोजन बेचारे को अकेले रहते हुए डर लगता है। इस बेचारे को कितना ही तोड़ करके अलग अलग करके रख लो, ये फिर भी अपने दूसरे भाई दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बॉन्ड बना लेता है और H2 नाम का मॉलिक्यूल बन जाता है। इट मींस हाइड्रोजन एटम जो है इट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, जबकि जब इसने अपने दूसरे भाई दूसरे हाइड्रोजन से पकड़ करके बॉन्ड बनाया और H2 बनाया, अब इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब ये हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। अब आपने कभी नहीं सुना होगा कि H2 जो है दूसरे H को पकड़ करके H3 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब समझ में आ रहा है बेटा। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि अब ये हमेशा अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। तो देखिएगा बेटा, मॉलिक्यूल जो होता है मेरा, मॉलिक्यूल का हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जबकि एटम का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना कोई शर्त बात नहीं है। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। जैसे कि हम देखते हैं, और दोनों ही बेटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एलिमेंट के, दोनों ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एलिमेंट के। अब हम देखते हैं बेटा, आपके सामने तीन एग्जांपल हैं, H, H2 और He। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए क्या H सिंगल है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल H सिंगल है। क्या इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। आप कहोगे नहीं, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। हाइड्रोजन तो हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए बेटा ये हो गया हमारा ओनली एंड ओनली एटम। इट इज माय ओनली एंड ओनली एटम। H2 की बात करें, बताइए H2 क्या सिंगल है। आप बोलोगे नहीं सर H2 सिंगल नहीं है, H2 मिंगल है। क्या इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। हाँ बिल्कुल, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलता है। अब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए बेटा ये हो गया हमारा ओनली एंड ओनली मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बेटा हीलियम की, He की अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे बताइए सबसे पहले क्या ये सिंगल है। हाँ सर बिल्कुल ये सिंगल है। क्या इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो आप कहेंगे कि सर हीलियम जो है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 होती है। मतलब कि शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इट मींस आप बोलेंगे कि सर हीलियम का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है।
हीलियम का क्या कंप्लीट है, हीलियम का तो डिप्लेट कंप्लीट है। अगर हीलियम का डिप्लेट कंप्लीट है बेटा तो ये स्टेबल हो गया, और अगर स्टेबल हो गया तो ये कभी भी एक हीलियम दूसरे हीलियम को पकड़ करके कभी भी He2 बनाने वाला नहीं है। इसका मतलब हीलियम अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, बेचारा सन्यासी आदमी है, अकेला रहेगा जिंदगी भर, किसी के भी साथ कंबाइन नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसीलिए बेटा सिंगल है तो किसकी कैटेगरी में गया, एटम की कैटेगरी में। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है तो किसकी कैटेगरी में जाएगा बेटा, मॉलिक्यूल की कैटेगरी में जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं हीलियम इज एटम एज वेल एज मॉलिक्यूल। हीलियम हमारा एटम एज वेल एज मॉलिक्यूल है। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि सर फिर तो सारी की सारी नोबल गैसेस एटम एज वेल एज मॉलिक्यूल दोनों हुई। हाँ बेटा बिल्कुल, सारी की सारी नोबल गैसेस एटम भी होती हैं एज वेल एज मॉलिक्यूल भी होती है। ऑल नोबल गैसेस आर एटम एज वेल एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नोबल गैसेस कौन कौन होती है बेटा, नोबल गैसेस कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हाँ भैया, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो बेटा ये सारे के सारे फ्री एग्जिस्टेंस रखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन तो H के फॉर्म में नहीं रहता, वो तो H2 के फॉर्म में रहता है। उसके बाद हीलियम आ गया, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। हीलियम के बाद लिथियम आ गया बेटा, बेरिलियम आ गया, बोरोन आ गया, कार्बन आ गया। नाइट्रोजन भी मॉलिक्यूल बनाता है, ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल बनाता है, फ्लोरीन भी मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब ये अकेले एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद नियॉन आ गया बेटा, ये नोबल गैस की कैटेगरी में चला गया। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस भी बेटा आपका मॉलिक्यूल बनाता है, सल्फर भी मॉलिक्यूल बनाता है, क्लोरीन भी मॉलिक्यूल बनाता है। उसके बाद आर्गन आ गया, पोटेशियम आ गया और कैल्शियम आ गया। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब आगे देखते हैं कि सर वो कौन है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो बेटा हाइड्रोजन H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन N के फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन O के फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और दोनों के बीच में बेटा डबल बॉन्ड होता है। फास्फोरस P4 नाम का मॉलिक्यूल बनाता है, फास्फोरस P4 नाम का मॉलिक्यूल बनाता है, सल्फर एसिड नाम का मॉलिक्यूल बनाता है, और बेटा जितने भी हेलोजन है वो सारे के सारे X2 बनाते हैं। क्या मतलब है सर आपका, हेलोजन क्या होते हैं बेटा, हेलोजन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप में आते हैं। कौन कौन होते हैं सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इसके नीचे बेटा एक एलिमेंट और आता है जिसके बारे में हम बात नहीं करते, दैट इज एस्टेटाइन, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, और बेटा आंटी तो रेडियो एक्टिव होती है, इसीलिए आंटी के बारे में हम बात नहीं करते हैं। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट ऑन एटम्स। और एटम्स पर मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल बेसिक बातें, बिल्कुल बचपने में मैं आपको लेकर के चला जाता हूं, जब आपने सबसे पहले एटम के बारे में सुना था। एटम क्या होता है बेटा, जिस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में बिल्कुल सेंटर में कौन है बेटा, सूरज है। सोलर सिस्टम में बिल्कुल सेंटर में कौन है, सूरज है। चलो सूरज है तो येलो पेन से बना देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में कौन है बेटा, सूरज है, सन है, ठीक है। उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में हमारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। क्या सर केमिस्ट्री छोड़ के ज्योग्राफी पढ़ानी शुरू कर दी क्या? अरे हाँ भैया, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल रिजेम्बलेंस रखता है, बस एक जगह रिजेम्बलेंस नहीं रखता। वो कहाँ नहीं रखता वो अभी पता चलेगा। तो हमारा एटम बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह है, जिस तरह बिल्कुल सेंटर में सूरज है, एटम के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं बेटा कि हमारा एटम दो पार्ट से मिलकर के बना है। सबसे पहला न्यूक्लियर पार्ट बेटा, इसको क्या बोल रहे हैं, ये न्यूक्लियर पार्ट है हमारा, और इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है सर, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है सर, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं होता। अब न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए
इसीलिए हमारे न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होने वाला है बेटा, हमारे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, जिनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, जिनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद अगला आता है बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, और यहीं पर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे सोलर सिस्टम से थोड़ा सा अलग हो जाता है, बिकॉज हमारे सोलर सिस्टम में हर ऑर्बिट में सिंगल प्लेनेट चक्कर लगाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में हर ऑर्बिट में सिंगल प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कैसे डिसाइड होगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, अगर उसकी बात की जाए तो देखिएगा बेटा, अगर मैं आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, जो बात हम लोगों ने अभी डिस्कस करी है, अगर उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा की जाए तो देखिएगा बेटा, तो देखो बेटा बिल्कुल सेंटर में कौन है सर? बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सेंटर में कौन हो गया? बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस हो गया सर। उसके बाद ये आ गई हमारी पहली ऑर्बिट, ये आ गई बेटा हमारी पहली ऑर्बिट। ये आ गई हमारी बेटा दूसरी ऑर्बिट, और ये आ गई बेटा हमारी तीसरी ऑर्बिट, ठीक है। ये यहाँ पर कौन प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, जिसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये अलग अलग ऑर्बिट हो गई, जिनको क्या नाम दिया जाता है बेटा? जिनको नाम दिया जाता है के, एल, एम और एन। क्या मैं इनको 1 2 3 4 भी बोल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल, आप इनको 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन के, एल, एम, एन एंड 1 2 3 4? तो बेटा डिफरेंस कुछ नहीं है, केवल नाम का डिफरेंस है। अगर के, एल, एम, एन बोलोगे तो इनको शेल्स कहा जाएगा, और अगर 1 2 3 4 बोलोगे तो बेटा इनको ऑर्बिट्स कहा जाएगा। एंड ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग स्मॉल एन, और स्मॉल एन अगर मैं आपको राज की बात बताऊं तो स्मॉल एन को ही बेटा बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, किसी पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो बेटा यहाँ पर हमने लिखी शेल्स, यहाँ पर हमने लिखा ऑर्बिट्स। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? ठीक है, चलो टेबल बना लेते हैं। बहुत बढ़िया सर, टेबल बना लेते हैं। शेल, ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, एल, एम, एन, ठीक है। तो ये हो गया बेटा के, एल, एम और एन, ठीक है। चलो ये टेबल हम बना लेते हैं एक यहाँ पर। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शेल, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑर्बिट कौन सी होगी। ऑर्बिट्स को डिनोट किया जाता है बेटा बाय राइटिंग स्मॉल एन, ठीक, बाय राइटिंग स्मॉल एन। और बेटा यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय 2n स्क्वायर रूल। कौन सा रूल? 2n स्क्वायर रूल, ठीक है। तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली शेल जो हमारी आती है वो कौन सी आती है बेटा? के शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, ठीक है। स्मॉल एन की वैल्यू 1 2 3 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं बेटा? 2 × 1 का स्क्वायर। पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 × 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तीसरी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर तीसरी शेल में 2 × 3 का स्क्वायर
तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और बेटा चौथी शेल में 2 × 4 का स्क्वायर, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बेटा, आखिर मैं अपने एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा सबसे पहले बिल्कुल सेंटर में बनाया जाता है सिंबल। जिस भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है उसका सिंबल बनाया जाएगा कैपिटल एक्स, और उसके लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ लिखा जाएगा बेटा उसका एटॉमिक नंबर, नीचे की तरफ लिखा जाएगा उसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर की तरफ लिखा जाएगा बेटा उसका मास नंबर। ठीक है, माइंडेड, ये आपका मास नंबर है बेटा, आप इसको एटॉमिक मास नहीं बोलते, आप इसको एटॉमिक मास नहीं बोलते, आप इसको मास नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लिखना है कार्बन, कार्बन को रिप्रेजेंट करना है तो कार्बन का सिंबल बनाएंगे बेटा, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ कार्बन का एटॉमिक नंबर और ऊपर की तरफ उसका मास नंबर। सपोज कीजिए अगर मैं नाइट्रोजन लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा नाइट्रोजन और एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 14। इसको कैसे रेडी किया जाएगा बेटा? 6C12 7N14। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक और मैं लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235। ठीक है, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, मास नंबर 63। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है उसको डिटेल में देखते हैं बेटा। अगर मैं बच्चों से पूछता हूँ एटॉमिक नंबर किसके बारे में जानकारी देता है, तो बच्चे बोलते हैं सर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। एटॉमिक नंबर कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता, कभी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं देता। एटॉमिक नंबर हमेशा और हमेशा किसके बारे में जानकारी देता है बेटा? ये हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में जानकारी देता है। इसीलिए एटॉमिक नंबर को बोला जाता है प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर को क्या बोला जाता है बेटा? ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर, बिकॉज न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज आ रहा है बेटा, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो Z हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है, अगर मेरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इफ माई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एटम के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में बराबर है। बिकॉज भैया एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी है, एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है। तो ये केवल और केवल तब पॉसिबल हो सकता है जब एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। तो बेटा केवल और केवल न्यूट्रल एटम के लिए Z is equals to P is equals to A only and only in case of न्यूट्रल एटम। बट अगर मेरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, मेरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब नहीं होगा बेटा? मेरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब नहीं होगा? एटम इस दुनिया में हर कोई स्टेबल रहना चाहता है, आप भी स्टेबल रहना चाहते हो, मैं भी स्टेबल रहना चाहता हूँ। हम लोग स्टेबल रहने के लिए क्या करते हैं बेटा? सर हम लोग स्टेबल रहने के लिए शादी करते हैं। अरे भाई शादी तो करोगे, ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन शादी कब होगी? जब पढ़ोगे, लिखोगे, नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, तभी तो कोई बाप अपनी बेटी देगा। ऐसे थोड़ी कोई भी बाप अपनी बेटी दे देगा आप लोगों को। समझ आ रही है मेरी बात? तो पढ़ाई शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो उसी तरीके से एटम कहते हैं हमें फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए हमारी के शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या के शेल के बाद अगर और कोई इलेक्ट्रॉन शेल आ रही है तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं कि हमारा ड्यूप्लेट कंप्लीट है, और इसको बोलते हैं बेटा कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? तो एटम कहता है कि मैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूँ, मैं भिखारी भी बन सकता हूँ और दान दाता भी बन सकता हूँ। क्या मतलब है भिखारी का? भिखारी का मतलब है वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और दान दाता का मतलब क्या है? या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आई होप मेरी ये बात क्लियर हो रही होगी। तो एटम जो होता है बेटा, एटम आपका क्या होता है?
एटम बेटा आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, माई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन स्टेबल होने के चक्कर में वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब बेटा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने वाला नहीं है, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, चार्ज स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी चार्ज स्पीशीज को बोला जाता है बेटा क्या, इसी चार्ज स्पीशीज को बोला जाता है आयंस। इसी चार्ज स्पीशीज को, ये चार्ज स्पीशीज या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगी या फिर नेगेटिवली चार्ज होंगी, और इन्हीं चार्ज स्पीशीज को क्या बोला जाता है बेटा, आयंस बोला जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से। ये चार्ज स्पीशीज, ये आयंस, आप बोलेंगे सर या तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है या फिर ये नेगेटिवली चार्ज हो सकती है, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगी या फिर ये नेगेटिवली चार्ज होगी। पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं बेटा, कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन। और नेगेटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं बेटा, एनायन। कैटायन, कैट मतलब बिल्ली, और बिल्ली पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये केवल याद रखने का तरीका है, ठीक है। अब कैटायन कैसे बनेगा बेटा, कैटायन कैसे बनेगा, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैटायन कैसे बनेगा, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सोडियम के पास, सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है सर 11। इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 281। अब अगर ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाह रहा है बेटा, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाह रहा है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए सर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल काम है। और जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा बेटा, ये बन गया Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव क्यों बना सर, Na पॉजिटिव क्यों बना, बिकॉज Na पॉजिटिव के पास प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, प्रोटॉन तो सर अभी 11 ही होंगे, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन ही तो लूज करा, प्रोटॉन थोड़ी लूज करा, तो प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे बेटा। बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8। देख लो ऑक्टेट पूरा हो गया। और ये अपनी नजदीकी नोबल गैस किसकी तरह बन गया बेटा, नियॉन की तरह बन गया। तो कैटायन में अगर हम बात करें, कैटायन का Na पॉजिटिव का जितना एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई बेटा, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई। तो कैटायन में ये ऑर्डर फॉलो होता है। सिमिलरली एनायन की अगर हम बात करें, एनायन में क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 17। तो प्रोटॉन कितने आ जाएंगे बेटा, इसके पास 17 आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 287। अभी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा बेटा, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे या एक इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Cl माइनस बनाएगा, ठीक है सर। इसके ऊपर Na के ऊपर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि देखो जरा वहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कितने हैं, 11, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कितने हैं बेटा, 10, ठीक है। तो 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव को शहीद कर देंगे और एक पॉजिटिव जिंदा बचा रह जाएगा, इसीलिए सोडियम के ऊपर हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लगाया है। सिमिलरली आप यहाँ देखिए Cl नेगेटिव के पास प्रोटॉन तो सर अभी भी 17 ही होंगे, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, जिस वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 288। और ये बन गया अपनी नजदीकी नोबल गैस किसकी तरह बेटा, आर्गन की तरह बन गया। अब आप देखिए ऑक्टेट तो पूरा हो गया, स्टेबल तो हो गया, बट पॉजिटिव पार्टिकल कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज कितने का है, 17 का, और नेगेटिव चार्ज कितने का है बेटा, 18 का, ठीक है। तो 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव को शहीद कर देंगे और एक नेगेटिव जिंदा बचेगा, इसीलिए यहाँ पर आपने क्या लगाया, एक नेगेटिव लगाया। क्लियर हो रही है बात। तो Cl नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, जितना एटॉमिक नंबर था क्लोरीन का 17, प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई और प्रोटॉन की संख्या कम हो गई। क्लियर हो गई बात अच्छे से, जी सर बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए बेटा, अगला आता है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर क्या होता है बेटा? मास नंबर होता है सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समेशन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समेशन को मास नंबर बोला जाता है। अब मुझे बताइए, क्या बताइए सर, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं? क्या कभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में हो सकते हैं? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते बेटा, तो मास नंबर भी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। मास नंबर भी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, जबकि एटॉमिक मास आपका फ्रैक्शनल हो सकता है। एटॉमिक मास आपका फ्रैक्शनल हो सकता है। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक मास। मास नंबर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, जबकि एटॉमिक मास फ्रैक्शनल हो सकता है। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, that is proton and neutron, which is always a positive integer। पॉजिटिव इंटीजर होगा बेटा, कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। बट एटॉमिक मास में भी फ्रैक्शनल, जैसे कि क्लोरीन का मास आप 35.5 बोलते हो, तो बेटा ये 35.5 क्लोरीन का मास नंबर नहीं है, ठीक है। ये 35.5 कैसे आया? तो क्लोरीन के बेटा दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इनका एवरेज लोगे, इनका एवरेज एटॉमिक मास लोगे, तब जाकर के 35.5 आएगा। तो सर एवरेज लो, दो नंबर का एवरेज कैसे लेते हैं? 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे बेटा 72 आएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये तो सर 36 आया। आपने तो यहाँ पर 35.5 लिखा है, ऐसा कैसे हो गया? आप तो गलत पढ़ा रहे हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इसका रीजन हम आगे चल करके देखेंगे कि आना चाहिए था 36, बट आ रहा है 35.5। ऐसा क्यों? सिमिलरली बोरोन के भी दो आइसोटोप होते हैं, बोरोन 10 और बोरोन 11। तो 10 और 11 का एवरेज अगर आप लोगे, तो एवरेज एटॉमिक मास बोरोन का 10.5 आना चाहिए, बट 10.5 ना करके 10.8 आता है। तो इसको डिस्कस करेंगे बेटा हम जब एवरेज एटॉमिक मास पढ़ रहे होंगे। क्लियर हो गई मेरी ये बात अच्छे से? हाँ सर, बहुत बढ़िया, चलो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं बेटा, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कैपिटल ए जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर है, ठीक है। तो मुझे बताइए, क्या मैं प्रोटॉन की जगह जेड लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, प्रोटॉन की जगह जेड लिखा जा सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या आ गया? न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप a माइनस जेड कर दीजिए। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या कर दीजिए? a माइनस जेड। इसीलिए मैंने बोला था एटॉमिक नंबर के साथ साथ मास नंबर याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मास नंबर याद नहीं होगा बेटा तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो आई होप बेटा मेरी ये बात यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी अच्छे से। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।